डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नए सिरे से आज हम चैप्टर 2 में पहुंचे। चैप्टर 2 में जो नाम है या हेडिंग है वो है बायोकेमिस्ट्री, और इसी को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इनको पढ़ने से पहले एक चीज़ जो मैंने बचपन में फेस की थी, शायद आपने भी फेस किया होगा, उस तरफ आता है। हम जब छोटे थे तो हमें ये बताया गया कि हम हज़रत आदम की औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे, हम भी मिट्टी से बने हैं। तो मैं हाँ में मिलाता था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मिट्टी तो मेरे पास नहीं है, मैं तो गोश्त और खून से बना हुआ, तो कहाँ की मिट्टी। फिर मैं दूसरे अपने हम उम्र बच्चों से पूछता था, तो खेलते खेलते बाहर मिट्टी में खेलते हुए, तो जब स्किन खुश्क हो जाते थे, यूँ खुजाते थे, तो सफ़ेद सी लाइनें बन जाती थी। तो वो बच्चे हमें बताते थे ये मिट्टी है, सफ़ेद मिट्टी से बने हैं। तो आज भी ये सवाल मौजूद है, क्या हम वाकई मिट्टी से बने हैं? तो हाँ तो कहेंगे, अकीदे ने हमें ये बताया है। दूसरी तरफ हम तो मिट्टी नहीं है। तो दरअसल सवाल का जवाब क्लियर है, आज साइंस ने दे दिया है। हम बने हैं बायो एलिमेंट्स से। सारा मैटर, चाहे वो मैटर हवा हो, पानी हो या सॉलिड हो, वो एटमों से बना है। तो हम भी एटमों से बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एटम इस मिट्टी में शामिल हैं, उसी से एक्सट्रैक्ट करके चुने हुए एटमों से हम बने हुए हैं। हम भी, बाकी सारी फॉर्म्स ऑफ मैटर भी। तो ये मिट्टी से बने हुए वाला कंसेप्ट गलत नहीं है। यानी मिट्टी का मतलब है मिट्टी से चुन चुन के लिए गए एक्सट्रैक्टेड बायो एलिमेंट्स से हम बने। तो इस चैप्टर में इन्हीं का जिक्र होगा। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? कई तरह से इसको डिफाइन करते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एट देयर मॉलिक्यूलर लेवल, ये भी एक डेफिनेशन है। या स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरएक्शन इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। क्या मतलब हुआ? जानदारों के वजूद में पाए जाने वाले केमिकल्स और उनके आपस के ताल्लुकात, उनके आपस के रिएक्शंस, इनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। यानी हम बेसिकली मॉलिक्यूल से बने हैं। अब क्योंकि फॉर्मेटिव समेटिव का झगड़ा चल रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट करके इशारे बताता हूँ। बेसिकली हम बने हैं एटमों से, तो फिर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? बायोलॉजिकल एटम कह देते, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्यों कहते हैं? वजह यह है, हर एटम में आपको मालूम है दो हिस्से होते हैं। एक उसका न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इसके गिर्द घूमता है। और इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर घूमते हैं, उस पाथ को ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिटल भी कहते हैं, और उसको शेल भी कहते हैं। इस शेल में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश फिक्स होती है। मसलन सबसे अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट में 8 होते हैं। आउटर मोस्ट में 8 होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स में ये आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता। जब वो शेल कंप्लीट नहीं होता तो वो एटम स्टेबल नहीं होता। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करता है? किसी और एटम से मदद मांगता है। मदद कैसे मांगता है? ये ऑफर देता है उसको। मसलन ये 2 एटम है, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 गुंजाइश कितने की है? 8 हैं। कितने? 4। तो ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, आपस में करीब आके गपशप करते हैं। यार 4 मुझे दे दो, तुम फना हो जाओ, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो वो मानेगा? नहीं मानेगा। वो भी कहेगा तुम मुझे दो, मैं 4, तुम फना हो जाओ मैं। तो आखिर में इस डिस्कशन का हल क्या निकलता है? हल ये निकलता है कि या तो वो शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को हुक्म ये दिया जाता है कि एक चक्कर इधर लगाओ, एक चक्कर उधर लगाओ, ऐसे। अब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर हुए कि नहीं हुए? इसी को बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड क्यों बन गया? एक सबब समझ में आ गया। बॉन्ड बनने से ये दोनों स्टेबल हो गए।
अब स्टेबल होकर साथ साथ रहने लगे तो अब इसको हम मॉलिक्यूल कहें या एटम कहें? मॉलिक्यूल कहें। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, एक एटम के पास मसलन 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के पास सिर्फ एक है, तो आउटर इनर मोस्ट शेल्स फिल होते हुए आउटर तक आते हैं ना, तो जो एक वाला है वो कंप्लीटली वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट करने की वजह से क्या होता है, ये भी स्टेबल हो गया, वो भी स्टेबल, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज आएगा। जिसने लिया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसने दिया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्ज इनको अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहने पर फिर मजबूर हो गए, फिर मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम मजबूरी की हालत में मॉलिक्यूल बनता है, या कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से या आयनिक बॉन्ड की वजह से। अब ये जो मॉलिक्यूल बने हैं, ये मॉलिक्यूल दो तरह के होंगे। देखिए, मैं केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा रहा, मैं बायो के हवाले से। मॉलिक्यूल्स को कभी एलिमेंट कहा जाता है, कभी इसको कंपाउंड कहा जाता है। तो कंपाउंड और एलिमेंट दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन फर्क क्या है? सबर करें बेटा, मैं आपको बात पूरी करूंगा, आपको समझ में आएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल किसको कहा? दो या दो से ज्यादा एटमों के मजमूए को मॉलिक्यूल कहेंगे ना। अकेले का तो हम एटम कह रहे थे, अकेला वो स्टेबल नहीं था, इसलिए मजबूर दो या दो से ज्यादा एटमों से मिल गया है वो। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल गए तो अब हम उनको एटम नहीं कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। ये मॉलिक्यूल अगर एक जैसे एटमों से बना है तो तब क्या कहलाएगा? एलिमेंट। अगर डिफरेंट से बना है तो कंपाउंड। मिसाल के तौर पर O2 ऑक्सीजन के दो एटम मिल गए आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से या आयनिक किसी भी बॉन्ड से, मिलने के बाद अब इसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल भी कहेंगे, एलिमेंट भी कहेंगे। और अगर ये हो जाए CO2, अब इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल भी कहेंगे, कंपाउंड भी कहेंगे। दोनों में फर्क समझ में आ गया ना? तो मॉलिक्यूल सबको कहेंगे। शर्त क्या है मॉलिक्यूल में? एटम एक से ज्यादा एटम आपस में मिले हुए हो तो उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल एक जैसे एटमों से बना हो तो एलिमेंट कहलाएगा, डिफरेंट से बना हो तो कंपाउंड कहलाएगा। ठीक हो गया बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अब एक और चीज देखिए, एलिमेंट में जितने भी एटम हो उसकी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मॉलिक्यूल कंपाउंड की शक्ल में होगा तो हर एटम अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज छोड़ देगा, नई प्रॉपर्टीज वजूद में आएंगी। मसलन कार्बन, उसके इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज और हैं, ऑक्सीजन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज और हैं, लेकिन जब ये CO2 बन जाए तो ये एक नई प्रॉपर्टी है। इससे भी आसान बात आपको ये बताऊं, H2O, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, लेकिन जब इस रेशो से आपस में मिली तो अब ये लिक्विड बन गया। ये दोनों आग को जलने में मदद दे रही थी, लेकिन जब इस फॉर्म में आ गए तो ये आग को बुझा देता है, तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, लेकिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। इसीलिए बाज़ औक़ात एटम को एलिमेंट भी कहा जाता है। हालांकि एलिमेंट मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है, इंडिविजुअल एटम जैसी हैं, इसलिए एटम को ही एलिमेंट कहा जाता है। ठीक हो गया? यहां से कंपाउंड की फिर दो हालतें हैं, क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स की। कुछ को कहा जाता है ऑर्गेनिक, कुछ को कहा जाता है इनऑर्गेनिक। दोनों में फर्क क्या है? ऑर्गेनिक वो है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे होना जरूरी है। अच्छा, शुरू में ये शर्त नहीं थी। ऑर्गेनिक इनको इसलिए कहा गया कि ये जानदारों से हासिल होते थे, ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे, लेकिन बाद में कुछ मसाइल हुए, वो लंबी कहानी है, उसको दफा करें। आजकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनको कहा जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों एक साथ। और इनऑर्गेनिक किसको कहते हैं? जिसमें ये दोनों इकट्ठे ना हो। मसलन हम यहाँ पर बात करें CO2, तो ये ऑर्गेनिक होना चाहिए या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। क्यों? हाइड्रोजन नहीं है,
इसके बरक्स अगर C6H12O6, अब ये क्या होगा, ऑर्गेनिक, ये दोनों इसमें मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो ये मॉलिक्यूल का थोड़ा जिक्र किया। अब हम आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। इसको हम बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, 2-4 बातें हैं आपको बताएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कहते हैं। अगर एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स के आपस में कोई लेन देन हो जाए तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं जहन में आया। मैं मिसाल बताता हूँ। इंटरनेशनल का मतलब क्या है, मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान। इंट्रानेशनल का मतलब क्या है, एक ही नेशन है उसी के दरमियान। तो जब दो मुख्तलिफ कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स आपस में कोई इंटरेक्शन करें, कोई रिएक्शन करें, कोई एक्टिविटी दिखाएं तो उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर एक्टिविटी या इंटरेक्शन। अगर एक जैसे मॉलिक्यूल के दरमियान कोई इंटरेक्शन हो जाए तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर एक्टिविटी कहा जाएगा। और इसमें दो चीजों का जिक्र किया गया है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर हाइड्रोफोबिक है, फिर हाइड्रोफिलिक है। इनकी सरसरी डिटेल बताना जरूरी है इसलिए कि ये हमारे काम आएंगे आगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। आप मुझे फिर बताएंगे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर है या इंट्रामॉलिक्यूलर है। पानी का फार्मूला था H2O, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। अब जरा एक चीज नोट रखें, वो ये कि यहां कौन सा बॉन्ड बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना। और मैंने रूल बताया था, जब शेयर करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग बराबर, तो उसूल ये है कि इलेक्ट्रॉन एक चक्कर इसके गिर्द लगाएगा, एक चक्कर उसके गिर्द लगाएगा। यही मुआहदा इन दोनों के दरमियान भी हुआ था। लेकिन माइट इज राइट हर जगह एप्लीकेबल है। हुआ क्या है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से बड़ा है, यानी यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास ज्यादा टाइम गुजारते हैं। मुआहदा क्या हुआ था, इक्वल टाइम गुजारने का मुआहदा हुआ था कि एक चक्कर उधर लगेगा, एक चक्कर इधर लगेगा। लेकिन इसकी पावर, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसी के गिर्द घूमते रहे, उधर कभी कभार जाते रहे। मैं समझाने की खातिर आपको यूं कहूं, 2 चक्कर इधर लगाते, एक चक्कर उधर लगाते। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं? उस वक्त हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। दोनों हाइड्रोजनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापस उधर चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी ना पॉजिटिव चार्ज मुस्तकिल है, ना नेगेटिव चार्ज मुस्तकिल है। इसलिए ऐसे चार्जेस को क्या कहा जाता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। इस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पानी एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। और पानी के 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल वो था, एक मॉलिक्यूल ये था। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये बॉन्ड मुस्तकिल नहीं होगा। क्यों? जब चार्ज खत्म हो जाएगा तो बॉन्ड भी खत्म। चार्ज अपीयर हो गया, बॉन्ड फिर बन गया। बनता टूटता रहता है, इसलिए इसको ब्रोकन फॉर्म में दिखाते हैं। ऐसे ब्रोकन फॉर्म के बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कहने की एक वजह ये भी है, असल वजह ये है कि इसमें एक तरफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो पानी के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े रहते हैं। अगर ये जोड़ कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी बॉन्ड तो है ना जी। इस इंटरेक्शन को हम क्या नाम दें, इंटरमॉलिक्यूलर कहें या इंट्रामॉलिक्यूलर कहें? इंट्रामॉलिक्यूलर। एक जैसे मॉलिक्यूल है कि नहीं है ये? इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा।
हाँ जी, देखिए मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल्स हैं एक जैसे मॉलिक्यूल के बीच में है, और इस बॉन्ड का हमें वास्ता पड़ता रहेगा जब तक हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। दूसरी एक और डिस्कशन है, बॉन्ड तो है, इसको कहते हैं वीक बॉन्ड, वीक बल्कि वीकेस्ट बॉन्ड कहा जाता है इसको, क्योंकि ये मुस्तकिल नहीं है ना। यानी एक तरह का मैं आपको क्या मिसाल बताऊं, फर्ज करें दो चीज़ों को रस्सी से जोड़ा है तो वो तो मजबूत बॉन्ड है, लेकिन एक अट्रैक्शन ऐसी है जिसमें रस्सी तो नहीं है, जिसकी वजह से एक चीज़ उधर जा रही है वापस इधर आती है, फिर उधर जाती है वापस, है तो यही लेकिन हरकत में है, तो इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसा समझो, ठीक है ना, बनता टूटता रहता है, जो जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि इससे फ्लूइडिटी आ जाती है, पानी हरकत कर सकता है, तो इसकी वजह से अगर ये बॉन्ड कोवलेंट या आयनिक होता ना तो पानी की मॉलिक्यूल कभी हरकत नहीं कर सकती, वो फिर सॉलिड हो जाती है। ये लिक्विड है तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता टूटता है, तो ये हरकत में है, फ्लो कर सकता है, ठीक हो गया। अब हाइड्रोफोबिक, फोबिया किसे कहते हैं, खौफ, डरना। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डरने वाले, या वो मॉलिक्यूल विच हेट वाटर, जो पानी से दूर भागते हैं। तो जैसे एक मिसाल बताता हूँ, आपने घर में भी देखा होगा, पानी का एक गिलास आपने लिया है, इसमें अगर आप तेल डालेंगे तो तेल पानी में हल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बल्कि उसके ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, गोल गोल ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स क्यों बने, गोल गोल क्यों बने? वजह ये है कि लिपिड के मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाया जाता है, लिपिड का हर मॉलिक्यूल का एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक है, दूसरा हिस्सा हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। तो फोबिक जो है वो पानी को फेस नहीं करना चाहता, मैं तो नहीं जा रहा उधर, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या करते हैं, अपने हाइड्रोफिलिक एंड को पानी की तरफ करते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड को अंदर की तरफ मोड़ते हैं, इसकी वजह से ये ड्रॉपलेट बन जाता है। तो और ये गोल गोल कतरे इसलिए बनते हैं, और हमने सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था, सेल के अंदर भी पानी था, सेल के बाहर भी पानी था, इसलिए लिपिड बाइलेयर बनी थी वहां। लिपिड बाइलेयर कैसे बनी थी, बाहर के पानी को इसने फेस किया, अंदर के पानी को इसने फेस किया, बीच में हाइड्रोफोबिक पार्ट बना था ना। तो इस हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एक्टिविटी की वजह से ये है इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि पानी और लिपिड्स का जिक्र हो रहा है ना, इसकी वजह से ही मुमकिन हो सका कि सेल मेम्ब्रेन बन गई। अगर सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक होते तो शायद सेल मेम्ब्रेन ना बनती। इसी तरह अगर सारे पानी में हल हो जाते तब भी सेल मेम्ब्रेन ना बनती। तो ये भी एक्शन काम में आया। इसी का उलट है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वो मॉलिक्यूल जो पानी को फेस कर सकते हैं या पानी के अंदर फेस करने वाले रह सकते हैं। तो जैसे लिपिड्स का ये एंड आपको बताया, ये हाइड्रोफिलिक है, ये पानी को फेस कर सकता है, इसके अपने काम है, फंक्शन से, ये आगे आपको